कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ समाज बंधुओं और मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, सबसे प्रथम तो मैं आयोजन समिति का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया। हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, इस तरह के कार्यक्रम की निस्संदेह सख्त आवश्यकता है हमें, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब 12वीं और 10वीं में जब हम पढ़ते थे तो हमें ये बताने वाला कोई नहीं था कि 10वीं के बाद कौन से विषय होते हैं और उसको कैसे लिया जा सकता है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले स्मरण करना चाहूँगा एक महामानव का, एक महान व्यक्तित्व का, जिसने अपनी कलम की ताकत के दम पर अपनी बुद्धि क्षमता से, अपनी समझ से सदियों से चली आ रही समाज की बेड़ियों और जंजीरों को तोड़ने का काम किया और हमें वो परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाई कि अगर आप ये बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ बैठ के सुन पा रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, तो इसका एकमात्र कारण महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। जोरदार तालियों के साथ। और ये आप और हम सभी जानते हैं कि वो थे, इसलिए ही हमें, वरना स्वतंत्र भारत में हमारी परिस्थितियां कभी स्वतंत्र नहीं हो पाती। जैसा कि बताया गया है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी जो इस साल परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये सटीक तरीके से बताया जाए कि आप अपने कैरियर जो राह है, कैरियर की मंजिल है, उसकी कौन सी राह हो सकती है, किस तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, कला वर्ग से हूँ, तो आपसे मुझे ये उम्मीद है, ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि आपको सही तरीके से, सटीक तरीके से बताया जाए कि 12वीं कला वर्ग के बाद किस क्षेत्र में क्या स्कोप उपलब्ध है और कौन से मौके आपको उपलब्ध हो सकते हैं। जब हम 10वीं कक्षा में थे, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरा पहला कार्यक्रम है, तो अगर ढंग से मैं नहीं बोल पाऊँ तो मैं गलाट पे थोड़ा पसीना आए, तो इस चीज़ को आप शांति से सुनकर मेरा हौसला अफजाई करें, क्योंकि वक्ता अच्छा वक्ता नहीं होता है, श्रोता अच्छे होते हैं। जब श्रोता अगर शांत और गंभीर मुद्रा में सुनते हैं तो वक्ता बहुत ढंग से बोल पाता है। तो और दूसरी बात यह भी है कि मेरा प्रोफेशन चल रहा है, सरकारी सेवा में भी मेरा प्रोफेशन चल रहा है, जीवन में भी प्रोफेशन चल रहा है। अभी सरकारी सेवा जहाँ के वो मुझे पूर्ण 2 साल नहीं हुए हैं, तो उस रूप में भी मेरा प्रोफेशन चल रहा है। अभी मेरी शादी होनी है, तो जीवन का भी प्रोफेशन चल रहा है, विस्थायीकरण नहीं हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं बोल पाऊँ या खड़ा होकर। तो जब हम 10वीं कक्षा पास की तो मैंने भी ये इच्छा जाहिर की थी माँ बाप से कि मुझे साइंस लेना है। मैंने उनको ये नहीं कहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे साइंस लेना है। तब आसपास के लोगों ने हमारे परिवार पे दावा बोल दिया था और मम्मी पापा को ये बताया कि डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। और उन्होंने इस तरह से ब्रेन वॉश किया माँ बाप का कि मेरे चाहते हुए भी मैं साइंस नहीं ले पाया, लेकिन आर्ट्स लेकर बाद में भी सुखद अनुभूति है। और ये समझ पाता हूँ कि आर्ट्स में भी बहुत सारे मौके उपलब्ध हैं जहां आप अपना कैरियर वो बना सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं मोटे तौर पर आपको ये बताना चाहूँगा आर्ट्स के बाद आप किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। अभी सर सुरेश जी ने ये बताया कि प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए और हमारे समाज को सख्त आवश्यकता है कि हमारे समाज के लोग कलेक्टर, एसपी जैसे प्रभावशाली पदों पर कार्य करें ताकि समाज आगे बढ़ सके और समाज को एक मजबूती मिल सके वहाँ सचिवालय में, मंत्रालय में, ताकि हम अपनी बात को सरकार तक पहुँचा सके। क्योंकि आपको बताएं कि नीति निर्माता का जो 95% काम है वो इन्हीं अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपको आर्ट्स के बाद कैरियर खोज रहे हैं तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो प्रशासनिक सेवाओं का क्षेत्र है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय राजस्व सेवा जैसे प्रतिष्ठित सेवाओं के साथ 20 से ज्यादा जो सेवा है वो IAS के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं। मेरा मानना है कि दूसरा सबसे मजबूत क्षेत्र है शिक्षण क्षेत्र है, जहां आप प्राथमिक अध्यापक से लेकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तक का सफर कर सकते हैं। आप भारतीय रेलवे में शामिल हो सकते हैं, आप पत्रकारिता कर सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं, आज समाज सेवा के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। शायद आप पहली बार ये बात सुन रहे होंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप कैरियर भी बना सकते हैं। आप अभिनय के क्षेत्र में जा सकते हैं, आपको अभिनेता बनना है, आपको अभिनेत्री बनना है, आपको फिल्म निर्देशक बनना है, आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है, तो आप उस क्षेत्र में भी अपना कैरियर खोज सकते हैं। आप फॉरेन लैंग्वेज में अपना भविष्य बना सकते हैं, आप सेना में, डिफेंस में भी अपना कैरियर को खोज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में और कम शब्दों में आपको इन क्षेत्रों के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकूं ताकि आप तय कर सकें।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना भी है कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अभी ये सवाल नहीं करें कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने पेपर होते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ये सवाल अभी आपको नहीं करना चाहिए। अभी आपको शांति से बैठकर एक बड़ा समय लेकर तय कर लेना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। भले आपको इसके लिए 10-15 या महीने भर का समय लगता है। आप दो सेवाओं का, दो क्षेत्रों का आपस में कंपेरिजन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अपना खुद का एप्टीट्यूड दे सकते हैं, आपका व्यक्तित्व किस सेवा के लिए फिट बैठ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप अपना लक्ष्य तय करें कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, इस सेवा में जाना है। उसके बाद आप किसी से भी, हमसे भी, सर से भी और किसी से भी व्यक्तिगत संपर्क करके ये बात जान सकते हैं कि इस सेवा में जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या परीक्षा होती है, कितने पेपर होते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको समाज का कोई भी व्यक्ति है जो सफल हो रखा है वो बता सकता है, या उस दिशा में प्रयास कर रहा है वो भी आपको अच्छे से बता सकता है कि आपको किस प्रकार से काम करना है। प्रशासनिक सेवाओं के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के चयनित अधिकारी सर सुरेश जी ने आपको अच्छे से बता दिया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा में आपको जाना है तो किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। मैं अपनी बात को शिक्षण क्षेत्र से शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के आपको अपना कैरियर शुरू करना है तो आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको बताएं कि एक तो कॉलेज शिक्षा विभाग चलता है जो सीधे सरकार के अधीन होता है, और एक विश्वविद्यालय शिक्षा होता है जो ऑटोनॉमस होते हैं, स्वायत्तशासित संस्था होते हैं जो सरकार के सीधे अधीन नहीं होते। दोनों जगह अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए MA, नेट और विश्वविद्यालय के लिए आपको PhD होना अनिवार्य है। MA करने के लिए आप 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे, उसके बाद 2 साल का संबंधित विषय में जिस विषय से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय से आप PG करेंगे, स्नातक करेंगे। उसके बाद एक भर्ती एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA दिल्ली, उसके द्वारा नेट की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है जो साल में 2 बार होती है। नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप किसी भी स्टेट द्वारा निकाले गए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं। नेट की तरह सब राज्य भी अपने राज्य के लिए सेट का आयोजन करते हैं जिसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। सेट और नेट में फर्क ये है कि नेट करने के बाद आप देश के किसी भी हिस्से के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं। सेट का मतलब ये होता है कि जिस राज्य से आप पास करेंगे उसी राज्य में आप एलिजिबल हैं। जैसे गुजरात सेट पास करते हैं तो आप गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, राजस्थान सेट पास है तो आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। थोड़ा रुक के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्कूली शिक्षा में आना है, आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनना है तो आपको 3 साल की BA करने के बाद 2 साल की B.Ed करनी पड़ेगी, उसके बाद 2 साल की MA करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात है कि आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो BA के बाद सिर्फ 2 साल का MA करना पड़ेगा। और जो नेट अभी मैंने बोला ये कोई डिग्री कोर्स या प्रशिक्षण नहीं है, ये सिर्फ 1 दिवसीय एग्जाम है। जिस तरह से बाकी अपन कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो एक ही दिन में वो आप पास कर सकते हैं, और ये परीक्षा आप MA फाइनल ईयर के साथ भी पास कर सकते हैं। यानी कम समय में आप 20-22 साल की उम्र में अगर अच्छे से मेहनत करें तो किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है। असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू करने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक होते हुए, और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इस पर गहन विचार मंथन भी हम कर रहे हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट और यूनिवर्सिटी में हमारा प्रतिनिधित्व 0 के बराबर है। इसके लिए रोस्टर प्रणाली भी बाधा उत्पन्न करती है। तो आपको बहुत जरूरी है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप आए। यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से अपने कैरियर की शुरुआत करनी है तो आपको PhD करना पड़ेगा, जिसका पूरा नाम फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट है, जो एक तरह का रिसर्च है। आप संबंधित विषय में उसमें नए सिद्धांतों की खोज करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और PhD करने के बाद आपके नाम के आगे न सिर्फ डॉक्टर लगाया जाता है बल्कि आप विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू कर आप विश्वविद्यालय कुलपति तक का सफर कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति देश के किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति बन के बैठा हुआ है। बहुत गौरव की बात होगी हमारे समाज के लिए। तो इस तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना कैरियर वो शुरू कर सकते हैं। मैं बात करूंगा भारतीय रेलवे की, क्योंकि ये बात करना बहुत जरूरी है कि आर्ट्स के विद्यार्थियों को बार बार ये बताया जाता है कि आर्ट्स करने के बाद सिर्फ मास्टर बन सकते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आर्ट्स के बाद सिर्फ शिक्षक नहीं, आर्ट्स के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं।
भारतीय रेलवे में आमतौर पर 4 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। ग्रुप ए में उच्च अधिकारी शामिल होते हैं जो सीधे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की परीक्षा पास करके आते हैं, जिसमें इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस और इंडियन रेलवे ऑडिट सर्विस जैसी सेवा शामिल है। अगर आप आईएएस के माध्यम से इंडियन रेलवे में शामिल होते हैं तो आप डिविजनल रेलवे मैनेजर, जनरल मैनेजर, रेलवे बोर्ड मेंबर और रेलवे बोर्ड चेयरमैन, जो देश की समस्त रेल संचालन का मुखिया होता है, उस पद तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ऐसी इच्छा है कि मैं भारतीय रेलवे में काम करूं तो आप आईएएस के माध्यम से भारतीय रेलवे में शामिल हो सकते हो। दूसरा ग्रुप बी होता है जिसमें स्टेशन अधीक्षक और बड़े स्टेशन के इंस्ट्रक्शन मास्टर जैसे पद शामिल होते हैं, जो सामान्य ग्रुप सी से पदोन्नत होकर आते हैं। तो हमारे लिए अगर भारतीय रेलवे में शामिल होना है तो सबसे अच्छा जो माध्यम है वो ग्रुप सी एनटीपीसी, जिसे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, टिकट कलेक्टर और या गुड्स गार्ड जैसे पदों पर शामिल हो सकते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम होगा, आप तैयारी कर सकते हैं रेलवे ग्रुप सी एनटीपीसी। 10वीं और 12वीं कक्षा पास विद्यार्थी अगर सीधे किसी सेवा में आना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे के ग्रुप डी में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप डी में आप कक्षा 10 और 12वीं पास करके सीधे भी भर्ती हो सकते हैं। मैं बात करना चाहूंगा बैंकिंग क्षेत्र की। अगर आप भारत के किसी भी बैंक में अपना कैरियर खोज रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको एक संस्था का नाम याद रखना पड़ेगा, वो है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये भारत के सरकारी सेवाओं के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भर्ती करता है। SBI भी अपने अधिकारियों के लिए अलग से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसी तरह से जो निजी बैंक है वो भी अपने कार्मिकों के लिए अलग से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो अगर आपको बैंक में शामिल होना है तो आप IBPS की परीक्षा पास कर भारतीय बैंकों में शामिल हो सकते हैं। और भारतीय बैंक में शामिल होने के बाद आप क्लर्क या प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसे पदों पर अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ आप बैंक के मैनेजर, सीनियर मैनेजर या CMD तक भी जा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूं तो निस्संदेह आप IBPS की तैयारी करके प्रोबेशनरी ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर जैसे पदों पर अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसे क्षेत्र की बात करूंगा जिस क्षेत्र को इस समाज को सख्त आवश्यकता है, पत्रकारिता। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ना सिर्फ इस देश को अच्छी पत्रकारिता की आवश्यकता है बल्कि हमारे समाज को तो बहुत आवश्यकता है कि अच्छे और निडर पत्रकार देश में उपलब्ध हो। तो पत्रकारिता में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद एक कोर्स होता है जिसे BJMS कहा जाता है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। उसके बाद आप 2 साल का MJMS यानी मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, रेडियो टीवी और पत्रकारिता का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप में निडरता है, आप समाज के निपुण हैं, तो आपको निस्संदेह पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहिए। और इस तरह की डिग्री को पास करने के बाद आप संवाददाता के रूप में अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं और बाद में आप एंकर, संपादक या जो स्वतंत्र लेखन होता है उस क्षेत्र में भी आप अपना काम है वो शुरू कर सकते हैं। एक भर्ती परीक्षा का नाम है, भर्ती एजेंसी का नाम है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वो 2 तरह की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है, CHSL और CGL। CHSL यानी कमांड हायर सेकेंडरी लेवल और CGL का मतलब होता है कमांड ग्रेजुएशन लेवल। इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से आप देश के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती हो सकते हैं। CHSL जो आमतौर पर LDC और डाटा एंट्री पदों के लिए भर्ती किया जाता है, जो 12वीं के बाद आप दे सकते हैं। CHSL के माध्यम से आप विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर या LDC के रूप में भर्ती हो सकते हैं। CGL थोड़ा बड़ा एग्जाम है जिसमें केंद्र की सेवाओं की ग्रुप B और C के अधिकारियों की भर्ती होती है, जिसमें जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। इस तरह के जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों में भर्ती किए जाते हैं वो CGL के माध्यम से किए जाते हैं। तो आप स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद, BA करने के बाद CGL की परीक्षा पास करके देश की केंद्रीय सेवाओं में भी शामिल हो सकते हैं। हम बात करेंगे डिफेंस की। अगर आप रक्षा क्षेत्र में शामिल होना चाहते हैं, भारतीय सेना का या अर्धसैनिक बलों का हिस्सा होना चाहते हैं, तो निसंदेह आप आर्ट्स के साथ भी भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आपका आर्ट्स स्ट्रीम है तो आप सिर्फ भारतीय थल सेना में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना है तो आपको साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है। लेकिन आप आर्ट्स के साथ भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों का हिस्सा जरूर हो सकते हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में ड्यूल सिक्योरिटी सिस्टम है, दोहरी सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें एक अर्धसैन्य बल रहते हैं, दूसरा सैन्य बल रहता है, मिलिट्री फोर्सेज रहते हैं। होता यह है कि शांति काल में जब युद्ध नहीं चल रहा होता है तब पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे अपन नाम सुनते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल या आईटीबीपी जैसे नाम सुनते हैं, वो प्रथम पंक्ति में रहकर देश की सीमा की और आंतरिक सुरक्षा को संभालते हैं। और जब सक्रिय युद्ध होता है यानी एक्टिव वॉर की स्थिति आती है, जब दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति आती है, तो भारतीय थल सेना, जल सेना और जो नौसेना है वो अपना मोर्चा संभाल लेती है। तो अगर आपको भारतीय थल सेना का हिस्सा होना है तो दो प्रमुख परीक्षाएं हैं जो यूपीएससी आयोजित करता है, जिसमें एक है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और दूसरा है सीडीएस जो कमांड डिफेंस सर्विस के नाम से जानी जाती है। और दोनों परीक्षाओं के बाद आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और इस प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप सेना में बहुत बड़े पदों पर काम कर सकते हैं, और समय के साथ आप सेना में कर्नल, मेजर और ब्रिगेडियर जैसे प्रभावशाली पदों पर काम कर सकते हैं। तो आपको सेना में भर्ती होना है तो आप आर्ट्स के बाद यूपीएससी की तैयारी करके इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको अर्धसैन्य बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती होना है तो भी आप यूपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा पास करके बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे अर्धसैन्य बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती हो सकते हैं। इसी के साथ एसएससी द्वारा विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां जिसमें सीबीआई भी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी हैं, अर्धसैन्य बल भी हैं, दिल्ली पुलिस भी हैं, और जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उसकी पुलिस के लिए जो सब इंस्पेक्टर को भर्ती की जाती है वो भर्ती परीक्षा भी एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी की इस परीक्षा में शामिल होकर अर्धसैन्य बलों के साथ साथ दिल्ली पुलिस, सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर के पद पर भी भर्ती हो सकते हैं। आप अगर जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल बनना चाहें तो एसएससी द्वारा अर्धसैन्य और दिल्ली पुलिस के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से आप 10वीं या 12वीं पास करने के बाद सेना की सीधी भर्ती द्वारा भी सामान्य फौजी बन सकते हैं और देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल सकते हैं। तो निसंदेह आप आर्ट्स स्ट्रीम के साथ भी भारतीय डिफेंस, इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है, भारतीय रक्षा सेवा है, उसमें अपना कैरियर है वो शुरू कर सकते हैं। एक सबसे मजबूत क्षेत्र है समाज सेवा का। अगर आप सांस्थानिक तौर पर पढ़ाई करके समाज सेवा में अपना कैरियर शुरू करना चाहता है तो निसंदेह आप 12वीं के बाद एक डिग्री कोर्स होता है बीएसडब्ल्यू, बैचलर इन सोशल वर्क। उसके बाद 2 साल का एक कोर्स होता है एमए, एमएसडब्ल्यू जिसे कहते हैं, पीजी कोर्स होता है मास्टर इन सोशल वर्क। तो आप सोशल वर्क में पढ़ाई करके यानी एक डिग्री हासिल करके समाज सेवाएं को शुरू कर सकते हैं। और इन डिग्रियों के बाद आपको जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं जैसे WHO है, यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, उसमें आपको मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा देश में कई एनजीओ चल रहे हैं, उसमें भी आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आप भारत के किसी मंत्रालय में विदेश मंत्रालय के साथ प्रोग्राम एसोसिएट के रूप में भी जुड़ सकते हैं, आप विदेश विभाग के लिए भी काम कर सकते हैं, आप मानवाधिकार आयोग के लिए काम कर सकते हैं, आप महिला आयोग के लिए काम कर सकते हैं, आप बाल आयोग के लिए काम कर सकते हैं, आप वृद्ध और दिव्यांग जनों की सेवा के लिए भी काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये डिग्रियां की हैं और आपने अच्छा अनुभव हासिल किया है तो आप अपना खुद का कोई एनजीओ या खुद का कोई संगठन भी स्थापित कर इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी का इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि मैं सरकारी सेवा में ठीक नहीं बैठ रहा हूँ, मुझे स्वतंत्र रूप से समाज के सुधार के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, जन संरक्षण के लिए काम करना है, तो आप निसंदेह सोशल वर्क की पढ़ाई पूरी करने के बाद इस क्षेत्र में अपना भविष्य है वो खोज सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा अभिनय के क्षेत्र में। हम में से सबको ये लगता है कि हीरो हीरोइन है वो ऊपर से टपकते हैं, हम में से कोई नहीं बन सकता, लेकिन ये बात गलत है। आप में से कई लोग अगर अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको अभिनेता बनना है, आपको अभिनेत्री बनना है, आपको फिल्म निर्देशक बनना है, आपको फिल्म लिखने हैं, स्क्रिप्ट राइटर बनना है, तो आप निसंदेह पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 अच्छे संस्थान बने हुए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली बना हुआ है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे बना हुआ है। वहाँ से आप अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, अभिनय की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप में अगर इस प्रकार का कौशल है, आप अभिनय कर सकते हैं, तो आपको टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज में, यहाँ तक कि फिल्मों में भी काम मिल सकता है और आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, अगर आपका कौशल है आप कर सकते हैं इस चीज को, तो निसंदेह करिए, आप इस क्षेत्र में बिल्कुल सफल हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा रुककर राजस्थान की सेवाओं के बारे में आना चाहूँगा कि हमारा मुख्य फोकस है वो राजस्थान भर्तियों पर ही रहता है। भले हम कितने क्षेत्रों की बात कर ले, लेकिन घुमा फिरा के हमें आरपीएससी और आरएसएसबी पर ही आना है, क्योंकि हम
थोड़ा सहज महसूस करते हैं अपने आप को राजस्थान में फिट करने के लिए। तो राजस्थान में अगर आपको किसी भी सेवा में भर्ती होना है तो दो भर्ती एजेंसियों पर आपको नजर बनाए रखनी होगी, वो है आरपीएससी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी आरएसएसबी पर। आरपीएससी जिन मुख्य रूप से परीक्षाओं का आयोजन करता है उसमें स्कूली शिक्षा विभाग का व्याख्याता का पद, जैसे फर्स्ट ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड और सामान्य अध्यापक के पदों पर भर्ती होती है। इसके अलावा वो आरएस और एसआई जैसे पदों के लिए भी भर्ती करता है। मैं थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक पदों के लिए होने वाली भर्तियों के बारे में अपनी बात कहूंगा। तो शैक्षणिक क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर भर्ती की जाती है। उसमें आपको शामिल होने के लिए जो आवश्यक योग्यता है वो है, आपको एमए करना होगा, उसके बाद बीएड करना होगा और एमए बीएड की योग्यता प्राप्त करने के बाद आप व्याख्याता भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे और आप संबंधित विषय में तैयारी करने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग में व्याख्याता बन सकते हैं। आप बीए और बीएड करने के बाद वरिष्ठ अध्यापक के लिए आप योग्य हैं और उसमें उस भर्ती परीक्षा का आप तैयारी कर सकते हैं। सामान्य अध्यापक के लिए 2 लेवल चलते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए लेवल 1 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए लेवल 2 चलता है। तो अगर आपको कक्षा 6 से 8 तक का अध्यापक बनना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें, बीएड करने के बाद रीट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप सामान्य अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके बाद आप सेवा में आ सकते हैं। या मैं थोड़ा बीएसटीसी पर फोकस करना चाहूँगा। सामान्य अध्यापक का जो लेवल 1 है, कक्षा 1 से 5 तक का अध्यापक बनने के लिए आपका बीएसटीसी होना अनिवार्य है। यानी आपके पास एमए, बीएड या नेट कौन सी भी डिग्री है लेकिन आपके पास बीएसटीसी नहीं है तो आप लेवल 1 का अध्यापक नहीं बन सकते। तो इसमें कंपटीशन कम है और खासकर लड़कियां अगर अध्यापक के क्षेत्र में आना चाहती हैं तो निसंदेह बीएसटीसी करें। और राजस्थान सरकार ने लड़कियों को 50% रिजर्वेशन देने के लिए प्रोसीजर भी किया है। तो लड़कियां बीएसटीसी करके बहुत कम समय में शिक्षण के क्षेत्र में आ सकती है और अपना कैरियर वो खोज सकती है। उसके अलावा आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का भी आयोजन करता है। उसके माध्यम से आप राजस्थान पुलिस में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है वो पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट जैसे पदों पर भर्ती करता है। उसके माध्यम से भी आप सरकारी सेवा में आ सकते हैं। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं थोड़ा रोक के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको 2 बातें बताना चाहूँगा। हमें सब ये जानकारी होती है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, उन पर मैं फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें किताबों का जखीरा नहीं होना चाहिए। जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो पाठ्य सामग्री आपके रूम में होनी चाहिए। मैंने कई ऐसे मित्रों को देखा है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और किताब के अलमारी में आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, आपको रेलवे ग्रुप डी की, एसएससी, सीजीएल की, सब तरह की, इसके साथ साथ उपन्यास भी मिल जाएंगे, प्रेम कविताएं भी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस रूम में, जिस स्टडी टेबल पे बैठकर आप तैयारी कर रहे हैं उस रूम में आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा से संबंधित पाठ्य सामग्री ही रखें। दूसरा, जब आप मार्केट में किताबें खरीदने जाएं तो पहले से तय करके जाएं, किसी से सलाह लें, मार्गदर्शन लें कि कौन सी बुकें वो अच्छी हो सकती हैं, वही खरीदें। मार्केट चकाचौंध से भरा हुआ है। जिस तरह से आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप एक चीज लेना चाहते हैं 10 चीजें लेकर आते हैं, उसी तरह से जब आप किताब खरीदने जाते हैं, एक किताब खरीदने जाते हैं और उसी विषय से संबंधित आप 10 किताबें खरीद के आते हैं, ये गलत है। आप पाठ्य सामग्री कम रखें, अच्छा पढ़ें लेकिन कम पढ़ें। दूसरी चीज ये है कि आप मानसिक दुविधा में कभी नहीं रहें। 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कभी नहीं करें। आपके पास जरूर है कि कॉलबैक ऑप्शन होना चाहिए। आपको ये जरूरी ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस सेवा में मैं भर्ती नहीं हो पाया तो मेरा अगला जो रणनीति, अगला जो प्लान होगा वो जिसे प्लान बी कहते हैं वो क्या होगा, वो जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 सेवाओं की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, कि आप आरएएस की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ में शिक्षक बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस मानसिक दुविधा में नहीं रहे आप। रणनीतिक रूप से प्लान होना और मानसिक दुविधा में होना 2 अलग बातें हैं। तो आप इस भ्रम में नहीं रहें कि 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये बात है विशेष ध्यान रखें, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी परीक्षा पे फोकस करें। दूसरी चीज ये है कि मानसिक दबाव नहीं चले कि अपने पास का विद्यार्थी, अपने पास का जो साथी सुबह 5 बजे उठ के पढ़ के लाइब्रेरी जाता है तो हमें भी 5 बजे जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस तरह का आपका शरीर साथ दे रहा है, जिस तरह का आपका स्वभाव है, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, 7-8 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 7-8 बजे उठ के पढ़िए। हमारे साथ भी ऐसा होता था कि दूसरों को देखे देखे 5 बजे उठ के लाइब्रेरी चले जाते थे, फिर 5 से 6 बजे तक पढ़ते थे, फिर 6 बजे लाइब्रेरी में सो जाते थे, फिर 8 बजे उठते थे। ये चीजें गलत हैं। आप जैसा उचित समझे, आपको जैसे सेट मिला उस हिसाब से पढ़ें।
ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, 14-15 घंटे ही पढ़ें, आप 8-10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ें, रणनीतिक तौर पे पढ़ें, एक विषय से संबंधित कम से कम सामग्री पढ़ें, एक या दो किताबें ही पढ़ें, ज़्यादा सामग्री में उलझे नहीं। दूसरी चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास पाठ्यक्रम बहुत होना जरूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होना बहुत सख्त आवश्यक है। पुराने साल के पेपर देखें, उनका विश्लेषण करें, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन सारी चीज़ों के मद्देनजर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। सबसे महत्वपूर्ण, जब आप समय विभाग चक्र बनाएं, अपना टाइम टेबल तैयार करें, तो घंटों से कभी नहीं करें, 1 घंटे जीके पढ़ना है, 1 घंटे हिंदी पढ़ना है, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, इस तरह से कार्यक्रम तय नहीं करें। आप विषय वाइज कार्यक्रम तय करें कि मुझे सुबह के सेशन में राजनीति विज्ञान पढ़ना है, शाम के सेशन में मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, और जरूरी नहीं है सारे विषय एक साथ पढ़ें। जब आप राजनीति विज्ञान 15 दिन में कंप्लीट कर दें, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री जब कंप्लीट कर दें उसके बाद आप जियोग्राफी पढ़ें। नोट्स बाजार से खरीदें, इससे अच्छा है कि आप अपने खुद के बनाएं, खुद के बनाए हुए नोट्स काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं अपनी बात को विराम करता हूँ, और भी कभी मौका मिलेगा तो विस्तृत रूप से आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।